प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज अरशद शरीफ साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस था और उसकी जो 5 रुकनी बेंच है वो समाअत कर रहा था। एक JIT बनाई गई थी, उस JIT को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया और एक नई JIT तश्कील देने का कहा। और इसके साथ साथ वो जो रिपोर्ट है जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से बनाई गई थी वो भी अदालत में पेश हुई है, वो अब हमारे सामने आ चुकी है। मैं सबसे पहले आपके सामने उसके कुछ पैराग्राफ्स रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि हम तफ्तीशी इदारा नहीं हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी उसी की बुनियाद पर हम आगे चलेंगे। तो ये रिपोर्ट एक हमारे सामने आई है और उसके बाद फिर JIT बनाने के लिए कहा गया है जिसमें बहुत अहम इदारों के लोगों को शामिल किया जाएगा और वो JIT बनेगी। और उस JIT को फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं थी, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ जो इसमें शामिल नहीं किए गए, खासतौर पर कीनियन पुलिस के, उनके इंटरव्यूज़ भी किए जाएंगे। तो इस हवाले से ज़रा सबसे पहले जो रिपोर्ट है उसके कुछ पैराज देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। देखिए, अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो 2 रुकनी कमेटी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी थी उसकी रिपोर्ट में जो कुछ अहम निकात हैं। पहले ये कहा गया कि अरशद शरीफ कत्ल केस शनाख्त की गलती के केस की बजाय मनसूबाबंदी के तहत हदफ बनाकर कत्ल का केस है। ये नुकता पहले वाज़ेह हो जाना चाहिए। फिर कहा गया कि मुल्क के मुख्तलिफ अजला में क्रिमिनल केसेस के इंदराज की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने वाली वजूहात मौजूद थीं। यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अरशद शरीफ के पासपोर्ट से जाहिर होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके वीजे के 20 रोज बाकी थे, तहम नुमाया तौर पर UAE हुकाम के कहने पर उन्हें अचानक दुबई छोड़ना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम ने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया था। पुलिस के जिस GSU नामी यूनिट ने रोड ब्लॉक किया था वो उमूमन रोड ब्लॉक नहीं करता, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। फिर यह भी इस रिपोर्ट में से हमें पता चलता है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में GSU पुलिस हुकाम को माली या किसी और असर के तहत बतौर आला इस्तेमाल किया गया है। पुलिस इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब है टारगेट किलिंग थी। फिर गाड़ी पर किया गया एक फायर ऐसा है जिसकी समत फायरिंग पैटर्न से मुताबिकत नहीं रखती। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अरशद शरीफ के जिस्म की पुश्त के बालाई हिस्से पर एक गोली लगी जो उनके सीने से बाहर निकल गई। इस जख्म से लगता है कि यह क्लोज रेंज से है। खुर्रम अहमद और पुलिस अफसरान की जानिब से कहा गया है कि चलती गाड़ी पर फायरिंग हुई, ताहम फायरिंग पैटर्न से इस दावे को तकवीयत नहीं मिलती। इसी रिपोर्ट के कुछ अहम निकात मैं आपके सामने और भी रखता हूं। मसलन कहा यह गया है कि ड्राइवर का दरवाजा और साइड विंडो को फायरिंग ने छुआ तक नहीं और फायरिंग का निशाना पैसेंजर सीट थी, जिससे इस मौकिफ की नफी होती है कि फायरिंग चलती गाड़ी पर हुई थी। इस बात का ज्यादा इम्कान है कि फायरिंग रुकी हुई गाड़ी पर हुई थी और मुनासिब निशाना लेकर फायरिंग की गई थी। इसी रिपोर्ट में यह बात भी हमारे सामने आती है कि जाए वक़्वा की लोकेशन भी कई सवालात को जन्म देती है। जिस लोकेशन पर रोड ब्लॉक लगाया गया वहां इसको लगाने की समझ नहीं आती, क्योंकि यह जगह मेन टार्मिक रोड से दिन की रोशनी में भी नजर नहीं आती। अरशद शरीफ को कत्ल से पहले तशद्दुद का निशाना बनाने के इशू की तब तक तस्दीक नहीं हो सकती जब तक कीनिया में पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर इसकी तस्दीक ना कर दे। 3-4 अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने और रखता हूं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 रोज में अरशद शरीफ के खिलाफ 6 केसेस का इंदराज किया गया, जिससे यह शुबा जाहिर होता है कि इन केसेस का इंदराज मतलूबा एहतियात के बगैर किया गया। अरशद शरीफ के खिलाफ काटी गई तमाम FIRs के मंदरजात लगभग एक जैसे हैं और उनके खिलाफ शिकायत का सोर्स अरशद शरीफ की जानिब से किए जाने वाले व्लॉग और मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी को जो खतरात लायक थे उस पर सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे थे। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अरशद शरीफ के खत के बाद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सहाफियों की जिंदगी को खतरात पर वज़ीर आज़म को एक खत लिखा था। ये रिपोर्ट के कुछ अहम पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। प्रोग्राम का आगाज इसी से करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। जो दीगर अहम इशूज़ हैं, सलमान शहबाज साहब की वापसी हो रही है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। फिर इमरान खान साहब की नाअहली का 13 दिसंबर को केस लगा हुआ है। नाअहली नहीं, इनफैक्ट उनकी जो उनको चेयरमैनशिप के से हटाने का जो केस है वो अब क्या इमरान खान का इस बात का इम्कान है कि उनको पार्टी सदारत से हटा दिया जाए, इस पर भी जरा बात करेंगे। और असेंबलियां तोड़ने का शाउन कुरैशी साहब ने आज कहा है, लेकिन तारीख अभी तक नहीं आ रही, क्यों? इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। अमजद अली खान न्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। और राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
आप कानूनदान है और तर्जयकार हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका भी। मैं राजा साहब आपसे आगाज करना चाहता हूं क्योंकि आप आज मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में और अरशद शरीफ साहब की वालदा भी अदालत में पेश हुई हैं। ये जो आज एक रिपोर्ट पेश हुई उसके कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं, फिर एक जेआईटी थी उसको मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक और जेआईटी बनाने के लिए कहा है। क्या देखते हैं आप, केस को कहां जाता हुआ देखते हैं? देखिए, आज अरशद शरीफ शहीद की वालदा पेश हुई और उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया कि जनाब आपने मेरा बेटा जो कि इस कौम का एक बेटा था, जो कि शहीद हुआ है और जिसके साथ किस वजह से हुआ है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आइन में दिए गए, जो कि जिनकी खिलाफ वर्जी हुई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ये जो चीज़ें हैं इनको सामने रखते हुए वो ऐसे पेश हुई कि जैसे अपने बेटे के लिए नहीं, हर उस बेटे के लिए पेश हुई, हर उस माँ के लिए पेश हुई। और उन्होंने अदालत से कहा कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल को ये दिन किसी और माँ को देखना नसीब ना हो, और जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उन्हें एक एग्जेम्पलरी इसमें सज़ा होनी चाहिए। और उसके बाद केस की जो कार्रवाई थी, जो हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसको अदालत ने कहा कि जनाब ये इतना सीरियस मामला है, और एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि आप इस किस्म की रिपोर्टें खुदारा इसमें दाखिल ना कीजिए। और फिर उसमें बताया गया कि जनाब हुकूमत ने कोई जीआईटी बनाई थी जिसमें कोई ऐसे लोग थे कि जो कि कोई तजर्बा भी ना हो, और चूंकि ये इतना एक हाई प्रोफाइल केस है। इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करने की क्या वजह है? कौन सी रिपोर्ट? एक जो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग एफटीटी की रिपोर्ट जो है। नहीं, देखिए, एफटीटी की रिपोर्ट पे अदम एतमाद का इजहार उस अंदाज में नहीं किया गया, बल्कि गालिबन एक जगह पे उसको सराहा भी गया और कहा गया, लेकिन चूंकि ये क्रिमिनल एक इन्वेस्टिगेशन है, इसमें ये रिपोर्ट जो सी है उसका हिस्सा तो बन सकती है। अदम इत्मीनान मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि इसमें कई सवालात उठे। सवाल इसलिए भी उठे कि जो कीनियन पुलिस के लोग थे उनका मौक़िफ़ इसमें शामिल नहीं है रिपोर्ट में। तो इस लिहाज से कई जगहों पर अदम इत्मीनान हुआ भी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपने ये बातें की कि उनके इंटरव्यूज लिए, तो कहाँ हैं वो इंटरव्यूज, कहाँ हैं वो चीज़ें, और FIR में अगर लिख दिया गया कि 2 अशखास थे जिनको आपने नॉमिनेट किए 3 को, तो उनके खिलाफ आपके पास क्या इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस था कि जिसकी बुनियाद पे आपने उनका नाम तो FIR में लिख दिया। बहरहाल अदालत का कहना था FIR इज जस्ट कि जी हमने शुरुआत की है, ये एक छोटा सी FIR है, इसमें आप आगे जाके जो लवाहिकीन हैं अरशद शरीफ के, उनका लिखेंगे कि जनाब उनकी टेक क्या है, उनका क्या ग्रीवेंस है, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन थी, उनको क्या इल्म है कि जी उनका चूंकि बिल्कुल फर्स्ट हैंड उनका कांटेक्ट था माँ का, बेटे का, वाइफ का, हस्बैंड का, तो आप वो इंफॉर्मेशन लेंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि अदालत ने जो कहा वो ये कहा कि जी हमें एक ऐसी इसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा कि जी हम बना रहे हैं स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो चाहिए कि जिसके ऑफिसर्स ऐसे हों कि जिनकी इंटेग्रिटी और जो किसी किस्म के इंपॉर्टेंट बात थी कि प्रेशर में ना आ सकें, जो सबऑर्डिनेशन में ना आते हों, और वो इसको तहकीकाती अमल को लेंगे। हुकूमत, ऑब्वियसली हुकूमत बनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात हम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो अगर ये आगे चलता है और सुप्रीम कोर्ट, ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसकी रिपोर्ट्स अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आती हैं या देखा जाता है, तो मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक आज खूबसूरती से इस केस को लेके चले और कॉन्फिडेंस दिया उनकी वालदा को, उनके लवाहिकीन को कि जनाब ये जो है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी वालदा ने जब बात की और जो इन्वॉल्वमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिखाई है, वो वाकई ही बड़ी सीरियस थी। और उन्होंने दोबारा कहा कि ये कोई भी छोटा किस्सा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो इसको हमने लेके जाना है। क्योंकि क्या करना है, एक तो इंसाफ लवाहिकीन को देना है, और एक जो लोगों में बेचैनी है और एतमाद का फुकदान होता जा रहा है उसको भी सही है। FIR के हवाले से क्या हुआ, मैं आगे चल के आपसे बात करता हूं, क्योंकि FIR पर कल कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिजर्वेशंस होंगी इस पे कि ये किसकी मुद्दत में हुई है, वालदा की मुद्दत में क्यों नहीं, फैमिली की मुद्दत में नहीं, पुलिस की मुद्दत में हुई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर तो आगे जाके बात करते हैं। लेकिन राज साहब, जो FIR है इस पर सुप्रीम कोर्ट के का क्या कहना था कि, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा था कि पुलिस की मुद्दत में तो FIR तब दर्ज होती है जब फैमिली मौजूद ना हो।
देखिए, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं कि ये जो पहला राइट है, और ख़ासकर ये क़सास और दियत के केसेस होते हैं 302 के, इसमें जो लवाहिकीन होते हैं, क्योंकि एफआईआर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जनाब कोई कार्रवाई करनी है, आपने बस एक काम कर लिया और कागजी कार्रवाई है, उसमें आपने वो टेक लेनी होती है कि जनाब क्या वजूहात थी, क्या मोटिव था, क्या इशू था, क्यों एक शख्स को बिला जवाज़ मार दिया गया, और उसके लवाहिकीन का क्या कहना है, उसके क्लोज़ लोगों का जो या ऐसे शहादतों का या ऐसे एविडेंस का। बट अगेन जो एफआईआर है वो होता है कि जी आपने एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कर दी है, और रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो एक बड़ी छोटी सी एफआईआर कटी है, लेकिन इसको जो है एक्सपेंड किया जाएगा, एलेबोरेट किया जाएगा। कैसे? आज उन्होंने जेआईटी को इंस्ट्रक्शंस दी कि सबसे पहले इनकी वालदा के पास जाइए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, उनका वर्जन ले कि वो क्या कहती हैं, उसके बाद उसके मुताबिक आप चलें कि तफ्तीश करें। तो आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, जो कि मैं समझता हूं कि उनके लवाहिकीन की ही मर्जी से लेना चाहिए था। लेकिन हमने पहले भी देखा कि इमरान खान साहब की एफआईआर भी नहीं कटी, जो वो खुद कटवाना चाह रहे थे, पुलिस की मुद्दत में, और वो भी अदालत के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कटी। अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि जेआईटी का ऑर्डर कर चुकी है, और जेआईटी भी वो कि जो हुकूमत ने बनाई उससे को अनसेटिस्फैक्टरी कहते हुए, तो आई थिंक कि ये एक केस जो है इसको डायरेक्शन मिल गई है, मौजूदगी में इकबाल झगड़ा साहब मौजूद है। झगड़ा साहब, ये मैंने सवाल आपके सामने रखा कि आपके ख्याल में ये बात तशवीश का बायस नहीं है कि 43वें दिन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है तो मामला आगे बढ़ते हैं? इससे पहले ना फैमिली को इत्मीनान हो रहा है, ना आवाम को इत्मीनान हो रहा है, ना एफआईआर कट रही है, और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। यानी जो चीज हुकूमत को करनी चाहिए वो अब तक नहीं हुई। इस पर तशवीश जायज है आपके ख्याल में? देखिए जी, ये जो वाकया हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये निहायत ही अफसोसनाक वाकया है, और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। मैं एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करता हूं, और वो उनकी वालदा का जो स्टेटमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने ये कहा कि ये कौम का बेटा था, और इसको जिस तरीके से कत्ल किया गया वो अब हो चुका है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि कौम के मजीद बेटे जो हैं वो इसका शिकार ना हो। तो ये चीज़ें देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो एफआईआर्स वगैरह की बात हुई है, और इसमें लवाहिकीन की मर्जी जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस रखती है। अब वालदा साहिबा जो है उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हमें अगर इसमें मदऊ नहीं करते तो फिर तो इसका मकसद ही फौत हो जाता है। और यहाँ तो देखिए, इस केस में तो जो पेशरफ्त हुई है, और जो जो जीआईटीज बनी हैं, और उसके जो इनिशियल वाक़यात हुए हैं, जो उनकी गाड़ी पे फायरिंग का वाक़या हुआ है, और बहुत ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि वो साइड से बाकायदा निशाना लगा कर हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं, इनसे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे है, ये लगता है कि ये बाकायदा इसके लिए प्लॉटिंग की गई, और फिर इसमें जो सही है झगड़ा साहब 16 एफआईआर का जिक्र हो रहा है इस रिपोर्ट में भी है, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट है उसमें भी 16 एफआईआर का जिक्र है कि अरशद शरीफ पर 16 एफआईआर कर दी गई, जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। ये तर्ज अमल अब भी जारी है। आजम सवाती पर एफआईआर हो रही है मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में, और शहबाज गिल पर एफआईआर हो रही है मुख्तलिफ कोनों में। तो हमने इस वाक़े से सीखा क्या है? वही चलन अब भी जारी है? क्या हम चाहते हैं कि आजम सवाती जो है या शहबाज गिल जैसे ही उनको थोड़ी सी जमानत मिले या उनको 2-4 दिन का मौका मिले और वो मुल्क से भाग जाएं, क्योंकि उनको 16 एफआईआर जो है उनके खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काट दी गई हैं? ये तर्ज सियासत और तर्ज अमल सही है आपके ख्याल में? नहीं जी, बिल्कुल मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ, बल्कि हमारे हुकूमत की तरफ से भी इसकी मज़म्मत हुई है। और जो हमारे माशाल्लाह दोज हु मैटर, उन्होंने ये कहा है कि आजम सवाती के केस में जो कुछ भी हुआ है उस पर हमें यकीनन कंसर्न है, और ये जो कुछ उनके साथ हुआ, और यहाँ अब उनको यहाँ से उठा के बलूचिस्तान भेजा गया है,
तो वहाँ से भी बलूचिस्तान वालों ने भी इसका कंप्लीट नोटिस लिया है और उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की है कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। तो जो चीज़ गलत होगी उसको हम जरूर गलत आप कह रहे हैं सर, इस पर अफसोस है, मगर राना सनाउल्लाह साहब के सामने जब हम सवाल रखते हैं झगड़ा साहब, तो राना सनाउल्लाह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तो जाली वीडियो है और इसको उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि ये मेरी वीडियो है, हालांकि तो ये वीडियो जाली है आजम सवाती साहब की, और आजम सवाती साहब जबरदस्ती इसको अपनी वीडियो साबित करने पर तुले हैं। तो ये रवैया तो नहीं साहब जाहिर करता कि आपको इस पर परेशानी है आपकी जमात को? आई मीन नहीं, ये देखे ना, इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो अपनी जगह पर बैठकर उनको जो रिपोर्ट्स मिलती हैं नेचुरली बड़ी एजेंसी से, हर एक एजेंसी से उनको रिपोर्ट्स आती हैं और उनको फिर वो बैठ के देखते हैं। तो ये हो सकता है कि जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें उनको कुछ ऐसी बातें नज़र आई कि ये कॉन्कॉक्टेड केस बन जाता है और जो उनके एक्टिंग है उनकी कि ये मेरे साथ ये हुआ है, तो वो उन रिपोर्ट्स को देखकर शायद उनको ये शक होता है कि ये रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। तो वो देखिए, आप कह रहे हैं कि जो कुछ आजम सवाती साहब के साथ हो रहा है या हुआ है उस पर आपको अफसोस है, राइट सर? अमजद अली खान साहब, जो कुछ आजम सवाती साहब के साथ हुआ है, शहबाज गिल साहब के साथ, उस पर हुकूमत को अफसोस है। न्याजी साहब, आपको क्या शिकवा है फिर जब उन्हें अफसोस है? तो जी असदुल्ला खान, अफसोस इस बात का है कि हुकूमत ही पर्चे कटवा रही है और जिन बेसिस पे कटवा रही है हमने इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे आज अरशद शरीफ की वालदा ने जो कौम के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवालात रखे हैं, बड़े मैं समझता हूं कि ऐसे सीरियस सवाल हैं कि किसी के साथ भी पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसको तहफ़्फ़ुज़ देता है और जिसको ये समझा जाता है कि आइन और रियासत हमारी हिफाजत करेगी, तो क्या इन पर्चा जहाज से पाकिस्तान के अंदर जो मैसेज जाता है कि क्या हम वाक़ईतन एज ए रियासत या रियासती इदारे कौम और मुल्क के जो अंदर रहने वाले शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल काम किया होता तो बिल्कुल ठीक है, उनको कानून के मुताबिक सजा और जजा होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कानून की फरमारवाई को तस्लीम किया है, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम किया है, तो मैं समझता हूँ फिर को उनको इस टाइप की सजा देना या इस तरह टॉर्चर करना ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये फिर समझा जाएगा कि पाकिस्तान क्या, जैसे दुनिया के सामने कि पाकिस्तान की जो 140-42 ममालिक में पाकिस्तान का 130वां नंबर है या 139वां नंबर है, तो पाकिस्तान से बाहर जो है वो रूल ऑफ लॉ ये समझा जाता है कि वहाँ पे है, लेकिन जो पाकिस्तान के बारे में तस्वुर है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं है। तो इससे जो नतीजा करती है दुनिया कि ये एक बनाना रिपब्लिक है, इनको जिस तरह चाहे हम मोड़ सकते हैं। आपको याद होगा वो ब्लैक अपना वाटर का अपना जहाँ पे आया था जिसने बंदा मार दिया, लेकिन यहाँ से उनको हमने छोड़ दिया कि जी हम एक रियासत से मजबूर होके जिसने कानून भी तोड़ा, कत्ल भी किया, लेकिन हमने उसको बाहर जाने दिया। अगर दुनिया में आप देखें कि आज डॉक्टर आफिया है तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर आफिया के बारे बड़ी अहम बात है कि ये जो जहां तक मेरे इल्म में है इस पे कानून ये है राजा साहब कि अगर एक ही केस की मुतअद्दिद एफआईआर हुई हैं तो जिस केस में पहले चालान जमा हो जाएगा उस केस को परसू किया जाएगा। ये नहीं है कि एक में चालान पेश हुआ फिर दूसरे में उसको गिरफ्तार कर लिया जाए फिर तीसरे में। पर तो कानून क्या ये नहीं है? जो कानून भी है और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले भी हैं। और अब जहाँ जैसे बलूचिस्तान में ये केस गया है आजम सवाती साहब का, वहीं की बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक बड़ा मशहूर केस है और उसमें उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया हुआ है कि अगर एक इंसिडेंट की मुतअद्दिद एफआईआर कट जाती हैं तो जो पहली एफआईआर है उस पर तो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बाकी तमाम एफआईआर्स को उन्होंने ख़त्म किया है। और फिर बात होती है कि जी क्या हुकूमत को ये जो एफआईआर्स कटी हैं इसमें कुछ ऐसी दफ़ात हैं
कि जिसमें हुकूमत से परमिशन लेनी होती है और हुकूमत की परमिशन के बगैर आप वो दफात शामिल नहीं कर सकते जी। तो क्या हुकूमत को तो अफसोस है, अभी झगड़ा साहब ने बताया हमें। नहीं, वो झगड़ा साहब ने कहा ज़ाती तौर पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी राना सनाउल्लाह साहब ठीक हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो इसमें इंटीरियर जो डिवीजन होता है चाहे वो सूबे में हो या पंजाब में हो या फेडरल में हो, उसकी परमिशन दरकार होती है। तो क्या इन्होंने वो तो आप कह रहे हैं कि ये सब गैर कानूनी हो रहा है, यानी एक शख्स को एक ही किस्म के एफआईआर में जब एक जगह से जमानत मिले और उसको दूसरी जगह से गिरफ्तार करके ले जाया जाए तो ये गैर कानूनी है? बिल्कुल। इस वक्त आलम समादी गैर कानूनी हिरासत में। बिल्कुल, आप देखेंगे कि जनाब अगर एक ही इंसिडेंट की एफआईआर हो रही हैं, एक जगह एफआईए आ जाती है, एक जगह आ जाती है कि जी पुलिस का कोई, अभी आपने ये जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे जी, इस रिपोर्ट में क्या जिक्र है? इस रिपोर्ट में यही जिक्र है ना कि जी ये एफआईआर कोई फरमाइशी एफआईआर थी, एक ही किस्म का मतन था, एक ही किस्म के उसमें, और उसके बाद जो कंप्लेनेंट्स हैं जो जिन्होंने लिखाई एफआईआर वो सिर्फ 2 सामने आए, बाकी सामने नहीं आ रहे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे बाहर तो आपका नाम चले, जैसे कहा कि आपका इतना नीचे आ जाता है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा बुनियादी तौर पे अवाम जो उनसी है, जो पब्लिक है, उसका एतमाद अपने मुल्क के जो सिस्टम है उससे उठ जाता है कि जनाब ये जो हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसको नाम दे दें, इसको जो भी कहें, कि इस चीज़ को बंद होना है। और गालिबन ये जो केस अब सो मोटो लिया गया है ये इसी चीज़ों की तदारक के लिए है, और आवाम को, सबको, हमको, आपको पूरी उम्मीद होना चाहिए कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ा अच्छा एक डायरेक्शन देगी और इस किस्म की चीज़ों से आवाम ने आगे निकलना। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बात अभी मैं आपके सामने रख रहा था, ये बात खुद जो सेनेट की कमेटी है दाखिला की, उसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कमेटी के मेंबरान को बताई थी, झगड़ा साहब, कि एक शख्स पर अगर मुतअद्दिद एफआईआर एक ही जुर्म में करती हैं तो वही एफआईआर परसू होती है जिसमें चालान पहले पेश हो जाता है, बाकी सब में ये नहीं हो सकता। ये हमारे लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, इसके बावजूद अगर ये हो रहा है, राजा आमिर साहब, अब्बास साहब कहते हैं ये गैर कानूनी है। तो एक हुकूमत गैर कानूनी चीज को अपने लॉ मिनिस्टर की मंशा या उनकी रिकमेंडेशन के खिलाफ ही किए जा रही है, तो ये बहुत ही तशवीश की बात नहीं है? फिर कानून की हुक्मरानी कैसे होगी झगड़ा साहब? शुक्रिया जी। ये सबसे देखें जो हमें इस वक्त बहुत ही इनकरेजिंग चीज़ नज़र आ रही है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है वो माशाल्लाह बहुत ही इनकरेजिंग है, और वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, और जो एफआईआर होती हैं वो पुलिस की होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो देखते हैं, वो डायरेक्टली उसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि इंटरफियरेंस हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हुकूमत का ही काम होता है और उसकी जो एजेंसीज होती हैं उसका काम होता है। तो उसके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट की जो कारकर्दगी है, मैं समझता हूँ, मैं तो उससे बहुत मुतमईन हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें सामने आई हैं ये इंशाल्लाह इसमें ज़रूर पेशरफ्त होगी, और हम जो सही केस में जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने आएगा, वो छुप नहीं सकता। इसको हमारी, देखिए हमारी हुकूमत का मैं एक बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमारी हुकूमत कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि खुदा न खास्ता मुल्क और कौम की बदनामी हो, क्योंकि ये केस कुछ यहाँ नहीं हुआ, ये देखें यहाँ, इसमें यहाँ तक दुबई की हुकूमत भी इन्वॉल्व हो जाती है बीच में, और जिस तरीके से वहाँ दुबई से उनको वो किया गया था, तो अब उसमें क्या गारंटीज हैं कि वहाँ जो कुछ हुआ वो किसके ईमा पे हुआ और किसने किया, क्योंकि वहाँ पर जो अभी रिपोर्ट्स उधर से आई हैं जहाँ वाक़या हुआ था तो वो भी बड़ी डाउटफुल रिपोर्ट्स आई हैं। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि हमारी हुकूमत भी जो भी बात करेगी इंशाल्लाह वो अपनी मुल्क और कौम की जो रेपुटेशन है इसको खराब होने नहीं देगी। बिल्कुल सही है, राइट सर।
जी चलें झगड़ा साहब, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमरान खान के ऊपर क्या पार्टी सदारत उनके हाथ से जा रही है, और क्या ये तलवार लटक रही है नाअहली के बाद कि वो पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते, चेयरमैन भी नहीं रह सकते, और कानून इस पर क्या कहता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, और फिर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो क्या कह रहा है, और क्या इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी के चेयरमैनशिप से हटाए जाने वाले हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब को पार्टी सदारत या चेयरमैनशिप से हटाने के लिए एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन के पास आई। एक वकील साहब, गालिबन आफाक अहमद उनका नाम है, उनकी तरफ से ये दरखास्त आई और इलेक्शन कमीशन ने इसको 13 दिसंबर के लिए फिक्स कर दिया। और अब केस सुना जाएगा और फैसला होगा कि इमरान खान क्या पार्टी के सदर रह सकते हैं या चेयरमैन रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इस बात के खदशात मौजूद हैं नियाजी साहब के इमरान खान साहब जो है वो पार्टी के सदर भी ना रह सके, जैसे कि नवाज शरीफ साहब जो है नाअहल हुए थे तो पार्टी सदारत भी उनके हाथ से गई थी। क्या एक मुद्दमली तैयार कर रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी सूरत में? असदुल्ला खान, हम डे वन से कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये बी टीम है और इससे वैसे हमें कोई तवक्को भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कानूनी पोजीशन क्या है। इससे पहले जो उन्होंने फैसला दिया है वो भी एक बायस्ड फैसला था, उसने अपने इख्तियारात से बाहर जाके फैसला दिया जिसको हमने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और हाई कोर्ट के अंदर जेर समात है। और आपका ये कहना कि जी उस खान साहब को किसी अभी अदालत ने नाअहल नहीं किया, ना अगर नाअहल किसी अदालत ने किया होता तो फिर सवालिया निशान हो सकता था, लेकिन अभी तक मेरी मालूमात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि उसके मुताबिक तो अभी ये प्रोसीड नहीं हो सकता था इलेक्शन कमीशन को के अंदर, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा जल्दी है कि वो जी इमरान खान को किसी तरीके के साथ हम पार्टी सदारत से हटाएं या नाअहली की तरफ लेके जाएं। तो मेरे ख्याल में आज ये जो जेर समात उन्होंने दोबारा लगाई है, दरखास्त को जेर समात लेके आए हैं, तो ये उनका कंडक्ट जो है बता रहा है, जिसमें मजीद अपना मुंह काला कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर कि वो वाकईतन जो है वो उनकी टीम का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। अब इसमें जो कानूनी पोजीशन है वो जरा राजा साहब से जान लेते हैं। राजा साहब, ये एक तो पीपीओ 2002 था जिसमें ये लिखा हुआ था कि किसी भी पार्टी सदर के लिए नाअहली की वही शराइत होंगी जो किसी मेंबर पार्लियामेंट की नाअहली के लिए हैं, लेकिन फिर 2017 का एक्ट आया, उस एक्ट में इसको खत्म कर दिया गया। इस वक्त पोजीशन क्या है? एक शख्स जो नाअहल हो गया है, इलेक्शन कमीशन ही ने किया है, वो पार्टी का प्रेसिडेंट रह सकता है? नहीं, देखिए ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इसको पता नहीं कैसे ये पटिशनें आ जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कोई फरमाइशी पटिशनें होती हैं, ऐसी पटिशनों पे तो हैवी जुर्माने होने चाहिए। ज़हन में रखिए, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी अंडर आर्टिकल 62(1)(f) के, वो ताहयात नाअहल हो चुके हैं, ठीक है। और इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है अंडर आर्टिकल 63(1) की, ठीक है, उसके तहत हो रही है, 1C के तहत हो रही है। तो इन दो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आर्टिकल 63(1)(c) का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए, जो कि क्लियर है उस फैसले में, आपको डिसीट कर दिया जाता है, आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि आपके नॉमिनेशन पेपर या उस सीट के लिए आप अहल नहीं थे। और एक पर्टिकुलर सीट के लिए ये बात फैसल वाडा वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट में सामने आ गई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो किसी भी शख्स को आर्टिकल 62, किसी भी पार्लियामेंटेरियंस को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। अब अगर किसी की आर्टिकल 63(1)(c) में होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगले इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और इमरान खान साहब की पिटीशन में भी है कि जनाब आपको तो इलेक्शन से नहीं रोका। तो आपने जैसे कहा कि अगर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं तो भाई खुदा को माने कि आप पार्टी सदारत कैसे नहीं कर सकते। मियाँ साहब का ये केस था कि जब मियाँ साहब को निकाला गया पार्टी की उससे प्राइम मिनिस्टरशिप से, उनको नाअहल करार दिया,
तो फिर इन्होंने इसी जिस एक्ट की आप बात करें 2017 इलेक्शन एक्ट, इसमें रातों रात एक तरमीम की थी और उस गलबन सेक्शन 203 था, क्या था, उस अमेंडमेंट में उन्होंने कहा था कि भले से कोई आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल भी होता है पार्लियामेंट का मेंबर बनने से, लेकिन वो पार्टी की सदारत कर सकता है। जैसे ही ये अमेंडमेंट आई तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो अमेंडमेंट उठा के नल एंड वॉइड कर दी कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, एक ज़ाती एक ख़ास मखसूस शख्स के लिए ये एकदम से डाली गई है और उन्होंने कहा कि इस किस्म की जो लेजिस्लेशन है या अमेंडमेंट्स हैं उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी कानूनी एंगल से इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है कि जनाब उनकी पार्टी सदारत के रास्ते में नहीं आएंगे और वो कतई डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते और उनकी पार्टी सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। चाहिए, मुमकिन ही नहीं है। झगड़ा साहब, क्या आपके ख्याल में सियासी जो मार्के हैं उनके मुकाबले सियासी मैदानों में होने चाहिए या इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन का चलन जो है वो जारी रहना चाहिए जो पहले भी हो रहा था और अब भी जारी है? देखिए जी, ये तो जैसे आपने कहा कि सियासी फैसले सियासी मैदान में ही होने चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमारे यहाँ मुल्क के जो आईन और कानून है उसको भी आपने मद्दे नज़र रखना पड़ता है और ख़ासकर आईन जो है हमारा वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है हर एक चीज़ के लिए कि किस चीज़ को हम अदालत में चैलेंज करेंगे, किस चीज़ को हम पार्लियामेंट के थ्रू करेंगे, किस चीज़ को हम जो है तो और कहीं लेकर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे आइन में मौजूद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो बात मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कही जा रही है और जो उनकी लाइफ लॉन्ग ये डिस्क्वालिफिकेशन थी वो तो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। अब तो उसमें ये कहना कि अभी वो हमेशा के लिए नाअहल हैं, देखिए वो तो अब जो केसेस हुए हैं उनमें तो वो क्लियर हो गया है कि आपने देखा होगा कि मरियम नवाज का केस था, फिर कैप्टन सफदर साहब उनको भी, और उसके साथ ही कोर्ट्स ने कहा कि भाई अगर उनके कैप्टन सफदर और मरियम के खिलाफ कोई साबित नहीं हुआ तो दैट मीन्स के नवाज शरीफ के खिलाफ तो फिर कोई केस बनता ही नहीं है। दैट मीन्स के उनको जिस चीज़ में डिस्क्वालीफाई किया गया था क्या कि बेटे से उन्होंने तनख्वाह ली थी और वो वापस की उनकी, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो अल्लाह के करम से अब उसमें तो कोई जान नहीं रहती। और ये कहना कि उनकी नाअहली जो है वो लाइफ लॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। और ये जो अमेंडमेंट्स भी हो गई हैं आइन में 2017 की, तो अब उसके बाद तो ये तो नहीं है कि जो अमेंडमेंट अभी हुई है तो वो नवाज शरीफ पे लागू नहीं हो सकती। तो ज़रूरी है कि अगर इस तरह कोई करेगा तो फिर हम भी अदालतों में जा सकते हैं और अदालतों से हमें बड़ी अच्छा ये नुक्ता वैसे अदालतें हमारी ये राजा साहब से समझ लेते हैं झगड़ा साहब, ये वाला नुक्ता कि अगर इमरान खान नहीं हो सकते तो सर इसमें नुक्ता ये है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ के डिफरेंट आर्टिकल के तहत हुई थी, ये वजह है, या 2017 में जो इलेक्शन एक्ट 2017 आया है उससे पहले चूंकि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी और वो 2002 के पीपीओ 2002 के तहत हुई थी, इस वजह से वो डिस्क्वालिफाइड है। नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन उससे पहले नहीं हुई थी, उसी के दौरान हुई 2017 के ये एक्ट आने के बाद। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब की जैसे जगरा साहब ने बात की कि मरियम बीबी उसमें बरी हो गए हैं और सफदर साहब बरी हो गए हैं, उस केस की डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी और वो हयात है 62(1)(f) के तहत। जो इधर नैब का जो केस है उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत है, जो 10 साल के लिए होती है। उसमें एक लिमिट है कि ये 10 साल तक है। तो ये बड़ा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये उसके बाद चैलेंज हुआ, एक 5 रुकनी बेंच बना जी। उस बेंच ने फैसला दिया है कि जब तक पार्लियामेंट में इसका नहीं होता कानून साजी
चूंकि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड नहीं दिया गया तो ये तसव्वुर यही होगा कि ये लाइफ लॉन्ग है और ये फैसला ऑलरेडी आ चुका। अभी जो फैसल वाडा का केस था उसमें भी ज़हन में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको 62(1)(f) के तहत भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एक दिन पहले, लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं अपना गिल्ट तो फिर आर्टिकल 63(1)(c) के तहत उस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको 62(1)(f) में नहीं किया। और मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भले से वो नैब के केस से अगर बरी भी हो जाते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। जब तक पार्लियामेंट में आइन में 2/3 मेजॉरिटी से चेंज नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो सी है वो हटेगी। सही है, यही मेरा ख्याल है PMLN की अंडरस्टैंडिंग भी है कि कानून साजी करके उनको क्लियर करवाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल शरीफ फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो रिलीफ लेने के लिए दरखास्तें डाल रहे हैं, जैसे इसहाक डार साहब को भी रिलीफ मिला और वापस आ गए, सलमान शहबाज साहब भी चाहते हैं। तो इस पर तो मैं आगे जाके आपसे बात करता हूँ कि सलमान शहबाज साहब जो है वो अब 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत मांग के हफ्ते को वापस आना चाहते हैं, सैटरडे को वापस आना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ में अगर न्याजी साहब आपसे आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि असेंबलियां तोड़ने का फैसला अटल है, ये फैसला तो इमरान खान ने पहले ही सुना दिया है। असल बात खबर ये नहीं है कि असेंबलियां टूट रही हैं, खबर ये है कि कब टूट रही हैं, तारीख क्या है, इस नतीजे पर आप नहीं पहुंच पा रहे। और कल इमरान खान साहब ने कुछ सहाफियों से मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने कहा था हमारे MPs डरे हुए हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, रिलक्टेंट हैं। और परवेज लाई साहब भी रिलक्टेंट हैं, वो समझते हैं कि ये 3 महीने का जो पीरियड है, ये 6 महीने तक अगर हुकूमत खींच कर ले गई तो हमारे हाथ से तो गेम निकल जाएगी। तो ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट से पहले तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया गया, जल्दबाजी में अनाउंसमेंट हो गई और अब परेशानी का शिकार हैं फैसला करने में। असदुल्ला खान, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं किया गया। तमाम पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे KP के मेंबरान हो, चीफ मिनिस्टर हो और चाहे पंजाब की पार्लिमानी पार्टी हो, दोनों पार्लिमानी पार्टियों ने इमरान खान के फैसले को इंडोर्स किया है। कोई रूमर्स फैला रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। खान साहब के साथ सारे खड़े हैं और समझते हैं कि खान साहब का ये जो दानिशमंदा ना फैसला है, ये बिल्कुल जो सियासी तारीख को एक तो बदलेगा, सेकेंडली इस पॉलिटिक्स को भी बदल के रख देगा। क्योंकि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अगर पहले होते हैं और नेशनल असम्बली के बाद में होते हैं, अगर ये नहीं चिमटे रहना चाहते हैं अपना सीटों के साथ, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये प्रोविंशियल असम्बलीज भी होंगी और उससे हम ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। इसमें तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सियासी चाल है जिससे सारे मुत्तफिक हैं कि खान साहब ने एक पॉलिटिकल मूव किया है पाकिस्तान के अंदर, और इससे जो है वो जो हमने 2/3 मेजॉरिटी की जो राह है वो मजीद हमवार होने जा रही है। क्योंकि हम समझते हैं कि हुकूमत में सिर्फ नहीं आना बल्कि 2/3 मेजॉरिटी है, ताकि हम किसी भी सतह में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो हमने लास्ट जो देखी है 2018 से लेके 2022-21 तक की जो मामला थे वो बहुत मुश्किल हमने देखे। हम उससे बाहर आना चाहते हैं और हम समझते हैं कि इमरान खान पे सबका यकीन है और किसी को कोई डाउट नहीं। इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब भी कह चुके हैं कि हम इमरान खान के फैसले के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राइट सर, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर भी मैं झगड़ा साहब की राय ले लूंगा और फिर सलमान शहबाज साहब, कल अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनका केस सुना जाएगा और 1 दिन के वक्फे से वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। दरखास्त आई, केस फिक्स हो गया है, समाअत होगी और अगर उन्हें कल ही इजाज़त मिल गई तो परसों वो फ्लाई करेंगे पाकिस्तान के लिए और या सैटरडे को पाकिस्तान वो पहुंच जाएंगे। तो इस केस में जो कि उनका लाहौर में 2 केस बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं, उन केसेस में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ चाहते हैं। तो कानूनी तौर पर इसके पीछे क्या है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। झगड़ा साहब, जो 2 मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लाहौर में चल रहे थे, एक नैब कोर्ट में, एक FIA की 16 अरब रुपए का FIA की अदालत में, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में उनका केस चल रहा था। उस कोर्ट में तो शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए और हमजा शहबाज भी बरी हो गए, उनकी बरियत हो गई, लेकिन बाकी जो मुल्ज़िमान हैं वो मौजूद हैं। कुछ एब्सकॉन्डर हैं जिनमें से सलमान शहबाज साहब भी एक हैं, बाकी बच्चे भी हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं शहबाज शरीफ साहब के। अब एक प्रेसिडेंट भी मौजूद है कि जी देखें 2 लोगों को बरियत मिल गई है, बाकियों को भी मिलनी चाहिए। और फिर इसी तरह से दूसरा जो नैब का केस है उसमें ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो नहीं चल रहा तकरीबन 1.5-2 साल से।
तो आपके ख्याल में तमाम फैमिली मेंबर्स को एक ही साथ दरखास्त नहीं डालनी चाहिए कि सलमान शहबाज हैं, फिर दोनों साहबजादियां हैं शहबाज शरीफ साहब की, फिर उनके दामाद हैं इमरान साहब, सारे एक साथ डालें और कहें कि जी हमारे पास अब प्रेसिडेंट भी आ गया है और इस केस में कुछ साबित भी नहीं हो रहा, तो सबका ये एब्सकॉन्डर का जो स्टेटस है वो खत्म किया जाए और उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाए, उनको हिफाजती जमानत दी जाए। तो ये स्ट्रैटेजी क्यों नहीं इख्तियार की जा रही? देखें जी, ये स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं अख्तियार की जा रही कि यहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह कानूनदान मौजूद हैं और हर एक चीज़ हम चाहते हैं कि जो भी कदम उठाया जाए वो आईन और कानून के दायरे में ज़रूर होना चाहिए। तो हम अगर अपने आप पर उठकर अदालतों में ये चीज़ें डाल लें तो आखिर ये कानूनदान जो हैं ये किस मरज़ की दुआएं हैं और कब ये इस्तेमाल होंगे। इसीलिए हमने ये सोचा है कि इनको इंशाल्लाह कानूनदान तो मेरी इत्तला के मुताबिक पिटीशन तैयार करके बैठे हुए थे, आमजद परवेज साहब के लाहौर में दायर करेंगे, ये इस्लामाबाद में दायर हो गई है अचानक, तो ये भी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही वैसे। नहीं देखें जी, चाहे इस्लामाबाद में दायर हो या वहाँ दायर हो, ये तो हमारी अदालतें पाकिस्तान की अदालतें हैं, कोई बाहर की तो नहीं है। या वहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकता है, इस्लामाबाद में भी हो सकता है, या KPK में भी हो सकता है, कहीं भी कर सकते हैं आप। ये तो ये कोई कतगन नहीं है इस पे। बिल्कुल सही है। अच्छा, कानूनी पोजीशन इस पे क्या है, जरा अगर आप इजाजत दें झगड़ा साहब, मैं राय साहब से पूछ लेता हूँ। लाहौर की अदालत में केस चल रहा है, लाहौर की नैब कोर्ट में, तो क्या KP में भी हिफाजती जमानत मांग सकते हैं जाके कि मुझे लाहौर में गिरफ्तार ना किया जाए? ये कानूनी तौर पर उनके पास रास्ता है? देखिए, कानूनी प्रेसिडेंट भी मौजूद है और कानूनी तौर पे कोई उसमें ऐसी कतकन नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरम रिलीफ होता है, ट्रांजिटरी बेल होती है कि जनाब मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और मुझे मुतलका अदालत पे जहाँ मैंने जाना है वहाँ तक जाने तक मुझे अरेस्ट ना किया जाए। ये चंद दिन की उनको ट्रांजिटरी ज़मानत होती है। ये कोई भी अदालत पाकिस्तान की दे सकती है। मुशर्रफ साहब की कराची में हुई थी और फिर वो आए थे, और इसी तरीके से ट्रांजिटरी बेल्स होती हैं। तो ये तो बेल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस तरह के मुकदमे में बेल देते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? देखिए, ये वो वाली बेल नहीं है, ये जमानत नहीं है, ये है ट्रांजिशन हिफाजती जमानत है कि मुतलका अदालत जाएं। मुतलका अदालत में जाएंगे, वहां बेल बिफोर अरेस्ट लगाएंगे, वहां पे इंटरम बेल होगी और फिर वो जाके कहेंगे कि जी मेरे खिलाफ केस बनता है नहीं बनता है। तो वो शायद आपने कहा कि जी क्यों, वो एक वो सीजन चल रहा है कि जी इक्विटल का या क्लीन चिट का FIA ने जो इतना केस किया, क्या वजह है कि जो 2 इक्विटल्स हुए हमजा का या शहबाज शरीफ साहब का, उसमें अपील भी उस अदारे ने नहीं की अभी तक आगे की अदालत में कि जी ये जो इतना बड़ा केस था इसमें अगर वो बरी हो गए हैं तो हम अपील करते हैं। तो ये वो जो आप चीज़ें हैं ना सामने रखते हुए गालिबन वो आ रहे हैं कि जनाब ठीक है आगे इलेक्शंस भी होने हैं, 2 माह में होते हैं, 3 माह में होते हैं, यही टाइम है। तो परहैप्स वो क्लीन चिट, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो वज़ीर आज़म साहब इस मुल्क के हैं, FIA उनके अंडर है, केस FIA का है, बाकी अदारे FIA के अंडर है, और वज़ीर आज़म साहब का बेटा तशरीफ़ ला रहा है, अदालत में जाएगा, आप देखेंगे कि रिलीफ उसको लगता है कि उसको मिलेगा और वो इसमें लेंगे। लेकिन ज़हन में ये चीज़ रखिए कि ये जो प्रेसिडेंट नहीं होता जी, उनका केस तो वालिद साहब कहते थे शहबाज से पूछो, उससे सलमान से पूछो, वो कारोबार करता था, हमजा कहता था सलमान से पूछे, अब सब कुछ तो इनका है। तो अगर ये वाकई विद इन आपने एक जुमला कहा कि जमानतों का सीजन चल रहा है, न्याय साहब कुछ मुख्तसरन एक दो जुमलों में कहना चाहेंगे इस पे आप? असदुल्ला, हम जो कह रहे हैं ना कि NRO 2 और उससे 1100 अरब रुपए का जो रिलीफ मिला है इनको कि इनकी जेबों में जाए और ये फिर एक दफा मजे करें, तो ये बात साबित हो रही है कि वाकई ये NRO लेके आए हैं और अपने आप को जो है वो इदारों को जरगमाल बना के। सही है। चलिए सर, अभी तो अदालत में केस है, हमें नहीं पता उनको ये फांसी जमानत मिलती है और रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो कल समाअत होगी। बहुत शुक्रिया बहरहाल न्याय साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब आपका भी, राजा आमिर अब्बास साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।